अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का अगेन वार्म वेलकम करता हूँ। संडे की क्लास है और कुछ स्पेशल करने वाले हैं आज। देखिए, एक आर्टिकल खुला हुआ आपके सामने, 50 ईयर्स ओल्ड, 1974 का। ये आर्टिकल उस वक्त का है जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन करते हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे पोखरान में, और उसके बाद भारत बन गया था एक न्यूक्लियर पावर। तो उस टेस्ट के बाद में पाकिस्तान और अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स था, इस आर्टिकल में देखते हैं। उस वक्त की इंग्लिश कैसी थी, कैसे लिखी जाती थी, कौन से वोकैब वर्ड्स यूज़ होते थे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बनती थी, और हमारी हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें इस क्लास के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा आपको आर्टिकल। इसको हमने ले लिया अलग से एक फाइल में। आपका क्विज़ भी दिखा रहा हूँ आज का, जो कि इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को हमें सॉल्व करना है। चलिए पूरे मन से आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी भुट्टोस आर्म्स गैम्बिट। कह रहा है जी जो भुट्टो थे, यानी पाकिस्तान के पीएम की बात कर रहा है उस वक्त के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको बाद में फांसी भी दे दी गई थी। कह रहा है जो भुट्टो थे उनका आर्म्स को लेकर के, यानी हथियारों को लेकर के, एक गैम्बिट था, एक पैतरा था। गैम्बिट वर्ड देख लेना, पैतरा बोलते हैं ना हिंदी में, प्लोए, मैन्यूवर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैम्बिट। और आर्म्स का मतलब होता है हथियार या वेपन्स। तो भुट्टो ने इंडिया के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का बहाना लेकर के अमेरिका से मुफ्त में हथियार मांगे कि इंडिया इस रीजन में बहुत पावरफुल हो रहा है, आप हमें हथियार दो ताकि हम इंडिया को बैलेंस कर सकें। समझ गए? चलो, अब इन दोनों वर्ड्स पर नज़र डालते हैं, गैम्बिट और आर्म्स पे। देखो, मैंने आपको बताया पैंतरे को बोलते हैं, मैन्यूवर को बोलते हैं गैम्बिट। लेकिन गैम्बिट एक ऐसा पैतरा होता है जिसमें आप अपने आप को कमज़ोर दिखाते हैं जानबूझ करके, फ़ायदा उठाने के लिए। कभी कभी चेस के गेम में आप देखोगे या सुना होगा आपने, आप जानबूझ करके अपने किसी प्यादे को, किसी, समझ गए ना, किसी बड़े किरदार को हरवा देंगे या कटवा देंगे चेस के गेम में। लेकिन आपका निशाना होता है सामने वाले की क्वीन। अंग्रेजी में उसी चेस के मूव को, पैतरे को बोलते हैं गैम्बिट। और इसी तरीके से रियल लाइफ में भी जब आप अपने आप को विक्टिम दिखाएं, किसी चीज़ का शिकार दिखाएं और उसके सहारे कुछ बड़ा पाने की कोशिश करें, उसको भी बोलते हैं गैम्बिट। जैसे छोटे बच्चे रोने लगते हैं कभी कभी बिना बात, है ना, आपने उनको कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी लेके नहीं दी, तो वो रो इसीलिए रहा है ताकि वो बेचारा बन जाए और आपसे टॉफ़ी ले सके। गैम्बिट है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्म्स वाले वर्ड पे एक पूरा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी डिटेल में करवाता हूँ। देखेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ को। कह रहा है जी भुट्टो साइट्स सिक्किम एंड इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट एज एन एक्सक्यूज टू गेट यूएस आर्म्स एड। कह रहा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो साइड करते हैं, हवाला देते हैं, एक तो सिक्किम का और दूसरा भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का। और ये हवाला कैसे देते हैं? एक एक्सक्यूज़ या बहाने के तौर पे, ताकि वो पा सकें, गेट कर सकें अमेरिका से आर्म्स की एड को, हथियारों की मदद को। तो ये वही वक्त था 74-75 का जब भारत ने सिक्किम को अपना एक राज्य बनाया 75 में था, लेकिन 1974 में पूरी कवायद चल रही थी। तो भुट्टो जी का यही कहना था कि भारत सिक्किम पे भी कब्जा कर रहा है और न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहा है, तो पाकिस्तान पे भी कभी भी हमला हो सकता है, हमें भी कुछ हथियार अमेरिका से भेजो ताकि हम अपनी हिफाजत कर सकें। भुट्टो सब्जेक्ट है, साइट्स इसकी वर्ब है। आज मैंने सब्जेक्ट वर्ब्स को अलग अलग मार्क नहीं किया है कलर्स में, ताकि बिना कलर किए भी आप कभी देख पाएँ, है ना, खुद से सब्जेक्ट वर्ब आप मेरे साथ ढूंढ पाएँ। नहीं तो वो ग्रीन पिंक कर देता हूँ, फिर आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कभी कभी बिना मार्किंग के भी मैं ले आता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आर्म्स नाम के वर्ड पर नज़र डालते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर अभी से दे दो। जब भी कुछ नया करता हूँ तो आपके प्यार से ही उस चीज़ को सस्टेन किया जा सकता है। अगर ठीक ठाक लाइक और शेयर्स मिलते हैं तो मैं उस चीज़ को रेगुलरली कर पाता हूँ। और ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में
आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। देखिए, आर्म्स जो वर्ड है ना, आर्म्स, इसका मतलब होता है हथियार, लेकिन ये एक स्पेशल वर्ड है इंग्लिश में। ये उन स्पेसिफिक नाउन्स में से एक नाउन है जिनको कभी भी सिंगुलर में यूज़ नहीं किया जा सकता। आर्म नाम का वर्ड अंग्रेजी में होता ही नहीं, ARM होता है, लेकिन उसका मीनिंग होता है आपकी बाजू, जैसे आपकी लेफ्ट आर्म, आपकी राइट आर्म। लेकिन जब हथियारों के लिए आर्म वर्ड यूज़ होगा तो हमेशा आर्म्स के साथ में यूज़ होगा, एस के साथ में। चाहे एक हथियार हो चाहे 1000 हथियार हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही ये सारे नाउन्स हैं। जैसे क्लोथ्स, अगर इसका एस निकाल दूँ, साथ में ई भी निकलेगा, तब क्लोथ वर्ड का मतलब होता है अनसिला कपड़ा। लेकिन पहनने वाले कपड़ों को अंग्रेजी में क्लोथ्स बोला जाता है, हमेशा प्लूरल आएगा। पारी चाहे एक हो मैच की, या 2 पारियाँ हो या 10 पारियाँ हो, हमेशा इनिंग्स वर्ड का इस्तेमाल होगा। किसी भी जगह की जो बाउंड्री होती है उसको प्रेमिसेस बोला जाता है। इसके एस को निकाल देंगे तो फिर बाउंड्री वाला मीनिंग निकल जाएगा। फिर प्रेमिस वर्ड का मतलब होगा किसी चीज़ का आधार। समझ रहे हो? अगर इन सभी वर्ड्स में से मैं एस को निकाल दूं तो या तो ये वर्ड्स डिक्शनरी में होंगे ही नहीं, और होंगे तो किसी और मीनिंग के साथ होंगे। जो ब्रैकेट में मैंने मीनिंग डाला है वो एस के बिना नहीं आ सकता। बकाया को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूज या एरियर्स। अगर मैं ड्यू निकाल दूं, एस निकाल के एरियर का एस निकाल दूं, तो फिर ये बकाया वाला मीनिंग देने वाला वर्ड्स नहीं बनेंगे। थैंक्स यानी धन्यवाद, हमेशा एस के साथ आता है। आउटस्कर्ट्स यानी किसी भी शहर के चारों तरफ बसे हुए गांव, छोटे छोटे टाउन्स जो सेंटर से बहुत दूर हैं, ठीक है ना, तो वो आउटस्कर्ट्स में होते हैं। आउटस्कर्ट नाम का वर्ड अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। आर्काइव्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टोरेज, किताबों की, डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की, है ना। एनल्स भी शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप। एनल्स होता है एक ऐसा ब्यौरा जिसमें चीज़ों का क्रोनोलॉजिकल आपको रिकॉर्ड्स मिले। पहले 1857 में क्या हुआ, फिर 1900 में क्या हुआ, 1920 में, 25 में, 45 में, 47 में। अगर कोई किताब आपको मिल जाए तो वो इंडियन हिस्ट्री की एनल्स कहलाएगी, क्रोनोलॉजिकल जो है रिकॉर्ड कहलाएगी। तो ये आर्म्स मतलब भिक्षा, बाकी सब आपने वर्ड्स देख लिए, तो याद रखेंगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ जो एसएससी बैंक में आपको अक्सर मिलते हैं इन्हीं वर्ड्स के ऊपर। अनऑथोराइज्ड पर्सनल आर नॉट अलाउड टू एंटर द प्रेमिस। अनऑथोराइज्ड पर्सन जो हैं, अनऑथोराइज्ड मतलब जिनको ऑथराइजेशन नहीं मिला हुआ है, जो इस जगह आने के लिए जिनको, समझ गए ना, मंजूरी नहीं मिली हुई है, तो नामंजूर जो लोग हैं वो अलाउड नहीं है एंटर करने के लिए हमारे प्रेमिस को या इस चीज़ की बाउंड्री को। तो मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई बिल्डिंग है, उसकी प्रेमिस क्या होगी, ये पूरा एरिया जहाँ पे 4 दीवारी के अंदर का एरिया है, तो उसमें वो घुस नहीं सकते। 4 दीवारी के लिए प्रेमिस वर्ड यूज़ नहीं किया करेंगे, आप करेंगे प्रेमिसेस। इस एस का लगना यहाँ पे ज़रूरी है, अगर नहीं लगाया तो ये वर्ड जो है 4 दीवारी वाला मीनिंग नहीं देगा। ही हैड टू पे ऑफ हिज एरियर बिफोर ही कुड अप्लाई फॉर अनदर लोन। उसको अपना एरियर पे ऑफ करना पड़ता था या उसको अपना बकाया चुकाना पड़ता था इससे पहले कि वो दूसरा लोन ले पाता या उसके लिए अप्लाई कर पाता। बकाया के लिए एरियर्स या ड्यूज 2 वर्ड्स यूज होते हैं, आपको एस लगाना पड़ेगा। द पीसफुल सराउंडिंग ऑफ द कंट्री साइड हेल्प्ड हर टू रिलैक्स। जो शांति भरी सराउंडिंग थी, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास की सब चीज़ें। आपके घर की सराउंडिंग में पड़ोसी होंगे, अड़ोसी होंगे, कोई गार्डन होगा, ठीक है ना, कोई हाईवे होगा, कोई छोटी कच्ची गली होगी, किसी भी चीज़ के आसपास के एरिया को बोला जाता है सराउंडिंग्स। ये वर्ड भी हमेशा प्लूरल में यूज़ होगा। तो पीसफुल सराउंडिंग ऑफ कंट्री साइड लिखने से आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस, आपको लिखना पड़ेगा पीसफुल सराउंडिंग्स, ठीक है ना। नाउन फॉर्म में सराउंडिंग हमेशा प्लूरल होता है। वैसे ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन नेशनल आर्काइव। जो इंपॉर्टेंट सरकारी रिकॉर्ड हैं उनको रखा जाता है एक नेशनल आर्काइव में या स्टोरेज में। आर्काइव वर्ड प्लूरल में ही आएगा जब भी ये किसी स्टोरेज की बात करता है, बिना इसके इस वर्ड का कोई वजूद नहीं है। चलिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये 5-6 वर्ड, 7-8 वर्ड जो आपके दिमाग में बैठ जाएं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको लास्ट में, इसमें आपको 2 एरर्स मिलेंगी, आराम से ढूंढो और इसको सही करके डालो। क्लास वर्क है ये, यही कमेंट्स में इसको सॉल्व करना है। द एनल ऑफ द एंशंट एम्पायर डिटेल्स हाउ इट अमास्ड पावरफुल आर्म
टू डिफेंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम इन्वेडर्स। एंशंट एम्पायर के जो एनल हैं, जो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो ये बताते हैं कि कैसे इस एम्पायर ने अमास किया या इकट्ठा किया बहुत ही पावरफुल हथियारों को अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए बाहर से आने वाले इन्वेडर से। 2 नहीं बल्कि 3 एरर्स मिलेंगी, ढूंढना है, कमेंट्स में डालना है। जो गलत या सही होगा आपको कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। सब बच्चे इसको ट्राई देना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, पुराने अपने आर्टिकल्स में अच्छे कॉन्सेप्ट्स अपने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ के आज मैंने वोकैब अलग से नहीं ली है, सीधे ही आर्टिकल को अपने को शुरू करना है। कह रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ऑफ पाकिस्तान apparently intends to cite India's annexation of Sikkim as yet another argument। कह रहे जो पीएम भुट्टो हैं पाकिस्तान के, जाहिरी तौर पे apparently मतलब जाहिर तौर पे, क्लियर तरीके से, साफ तरीके से वो इंटेंड करते हैं, ये इरादा रखते हैं। इंटेंड करना, किसी काम को करने का इरादा रखना, और इंटेंड है इनका कि ये साइड करें, हवाला दें भारत के एनेक्सेशन का, भारत के कब्जा कर लेने का या अपने अंदर जोड़ लेने का सिक्किम नाम के इस रीजन को। और कैसे साइड करेंगे इस चीज़ को, ये हवाला देंगे एक और एज येट अनदर आर्गुमेंट की तरह, एक दलील की तरह। और दलील किस लिए? टू परसुएड द यूनाइटेड स्टेट्स टू रिज्यूम आर्म सप्लाईज टू पाकिस्तान। परसुएड करने के लिए, मनाने के लिए रूठे हुए अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को, कि वो रिज्यूम कर दे, वो फिर से शुरू कर दे आर्म्स की सप्लाईज़ को, हथियारों की सप्लाई को पाकिस्तान की तरफ। तो मुफ्त के हथियार बीच में मिलने बंद हुए होंगे। तब इन्होंने क्या बोला, भुट्टो ने, पीएम ने, कि सिक्किम को भारत ने कब्जा लिया है, अपना हिस्सा बना लिया है, हमारे मुफ्त के हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दो, भारत के सामने हमें मजबूत बनाओ। और कह रहे जी ये काम कैसे किया इन्होंने, लिफ्टिंग द एग्जिस्टिंग यूएस बैन, लिफ्ट करते हुए अभी हाल में चल रहे अमेरिका के बैन को। तो बीच में अमेरिका ने बैन कर दिया होगा पाकिस्तान की किसी हरकत पे हथियार सप्लाई करने, तो उन्होंने बोला होगा कि लिफ्ट कर दो, इस बैन को हटा दो, फिर से हथियार भेजना शुरू कर दो। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। भुट्टो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के भुट्टो जो हैं, ये सब्जेक्ट हैं, इंटेंट्स इनकी वर्ब है। इंटेंट करना, किसी चीज़ का इरादा रखना, इंटेंशन रखना। तो ही इंटेंट्स टू साइट, वो इरादा रखते हैं कि इस चीज़ का वो हवाला दें, और हवाला देंगे भारत के सिक्किम को कब्जा लेने का, एनेक्सेशन कर लेने का, एक दूसरे आर्गुमेंट के तौर पे, एक और दलील के तौर पे, ताकि वो मना सकें अमेरिका को, रूठे हुए यूएस को, कि वो रिज्यूम कर दे, फिर से शुरू कर दे अपनी आर्म्स की सप्लाई को पाकिस्तान की तरफ, हटाते हुए जो बैन अमेरिका ने लगा रखा था हथियार भेजने पे। चलिए, एनेक्सेशन को सोलो अप करना भी बोलते हैं, ये वर्ड अभी आगे आएगा। जब आप किसी एरिया को अपने अंदर मिला लेते हो उसको बोलते हैं एनेक्सेशन। जैसे भारत आज कश्मीर का कुछ एरिया जो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, और ये जो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके कुछ हिस्से को अपने अंदर मिला ले तो वो एनेक्सेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाएगा। चाइना से अगर अपना हिस्सा ले लें वापस, अक्साई चीन वाला, तो एनेक्सेशन ऑफ अक्साई चीन रीजन कहलाएगा। चलिए, ये परसुएड पे ग्रामर कॉन्सेप्ट अभी आपको आगे करवाता हूँ, थोड़ा सा अपने यहाँ पे फ्लो बनाएंगे। कह रहा है जी, इन एन इंटरव्यू गिवन टू द न्यू दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट, मिस्टर भुट्टो हैज सेड दैट बाय सोलोइंग अप सिक्किम, इंडिया हैज़ गिवन न्यू क्रेडिबिलिटी टू पाकिस्तान्स डिमांड्स। कह रहा है जी, एक इंटरव्यू में जो गिवन था, जो दिया गया था नई दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट को, भारत के एक जर्नलिस्ट को, और ये कॉरेस्पॉन्डेंट था, जर्नलिस्ट था द वॉशिंगटन पोस्ट नाम के न्यूज़पेपर का। है तो ये वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का न्यूज़पेपर, लेकिन भारत में भी कुछ जर्नलिस्ट ये लोग रखते हैं ना, भारत के जो डेवलपमेंट्स को बता सकें। तो एक ऐसे ही इंटरव्यू में जो एक भारतीय जर्नलिस्ट को दिया इन्होंने, भुट्टो ने ये कहा, ही हैज़ सेड, कि सोलो अप करके, कब्जा करके, निगल करके सिक्किम को इंडिया ने नई क्रेडिबिलिटी दे दी है, और ज़्यादा भरोसेमंदी या विश्वसनीयता दे दी है। और किसको? पाकिस्तान की डिमांड को। तो पहले पाकिस्तान मांग रहा था लेकिन किसी को भरोसा नहीं आ रहा था, लेकिन भारत ने जैसे ही सिक्किम को कब्जाया, है ना, वैसे ही पाकिस्तान की डिमांड को और भरोसा मिलने लगा। और ये डिमांड किस लिए थी? फॉर यूएस मिलिट्री असिस्टेंस, अमेरिका से मिलिट्री की असिस्टेंस को, सैन्य जो है मदद को। समझ गए? मिस्टर भुट्टो सब्जेक्ट है, हैज़ सेड उनकी वर्ब है, वो ऐसा कह चुके हैं।
सोलो अप करना, एनेक्स करना, किसी को अपने अंदर मिलाना, एनेक्सेशन जो है इसका सिनोनिम है। भाई उनकी भाषा में तो हमने सिक्किम को निगल लिया ना। वैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सिक्किम इंडिया का ही पार्ट है, बहुत पहले से रहा हुआ है। बीच में वो एक ऑटोनोमस रीजन बन गया था, आज़ादी के बाद हमने फिर से मिला लिया उसको। हिस्ट्री कुछ और कहती है, लेकिन पाकिस्तान की लैंग्वेज में आप इसको यही समझेंगे कि भारत ने सिक्किम को निगला है, सोलो अप किया है। चलिए, क्रेडिबिलिटी यानी भरोसेमंदी, विश्वसनीयता। Karaji, he has indicated that the arms aid issue would be raised when the Secretary of the State, Dr. Henry Kissinger, visits Islamabad late next month. भुट्टो ने यह भी इंडिकेट किया है कि जो आर्म्स एड का इशू है, हथियारों की मदद का जो मुद्दा है, अमेरिका से जो आने चाहिए हथियार, उस मुद्दे को उठाया जाएगा, रेज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। कब? जब अमेरिका के यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, जिनको हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, विदेश मंत्री भी बोल सकते हैं, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, कह रहा है जब ये विजिट करेंगे इस्लामाबाद को अगले ही महीने के अंत में, लेट नेक्स्ट मंथ में। और कब? कह रहा है जी वो विजिट करेंगे इन द कोर्स ऑफ हिज टूर ऑफ कैपिटल्स इन द सब कॉन्टिनेंट। अपने कोर्स के दौरान, अपने सफ़र के दौरान, उसके टूर के जो कैपिटल्स का टूर है, राजधानियों का टूर है सब कॉन्टिनेंट में। तो वो ढाका जाएंगे, नई दिल्ली जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, है ना, नीचे कोलंबो चले जाएंगे, जो अफ़गानिस्तान चले जाएंगे, कंधार चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब वो सब कॉन्टिनेंट्स में गुजर रहे होंगे तो पाकिस्तान आएंगे, इस्लामाबाद, तो हम उनसे ये मुद्दा उठाएंगे। ये ऐसा उन्होंने, भुट्टो ने इंडिकेट किया। ही आया मिस्टर भुट्टो के लिए, ऑफकोर्स वर्ब है उसकी हैज़ इंडिकेटेड। आर्म्स एड इशू, आर्म्स एड का जो इशू है इसकी वर्ब है वुड बी रेज्ड। इसको पैसिव वॉइस में उठाया जाएगा। रेज करना आप समझते हैं ना, किसी मामले को उठाना। चलिए, हेनरी किसिंजर की वर्ब है विजिट्स, जब ये विजिट करते हैं इस्लामाबाद में। फ्यूचर का काम है लेकिन फिर भी बताया गया प्रेजेंट में। भाई हेनरी किसिंजर आएगा इस्लामाबाद लेट नेक्स्ट मंथ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये काम बताया गया प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में अक्सर जो ऑफिशियल स्केड्यूल्स होते हैं उनको बताया जाता है। जैसे पीएम मोदी जाएंगे, मान लीजिए यूएस जाएंगे अगले महीने या अगले हफ्ते, तो आप लिखेंगे कैसे? पीएम मोदी विजिट्स यूएस द नेक्स्ट मंथ। प्रेजेंट टेंस में ऑफिशियल स्केड्यूल्स को बताया जाता है, फ्यूचर में जो काम होने वाले हैं। यहाँ पे विल विजिट लिखा होता तो भी गलत नहीं था, लेकिन विजिट्स लगा के आपने ये बता दिया, ये एक ऑफिशियल जो है स्केड्यूल बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देख लो, परसुएड डिसुएड वाला। देखिए अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, परसुएड एंड डिसुएड। दोनों का होता है मतलब किसी को मनाना, लेकिन दोनों में फ़र्क है। परसुएड करके आप किसी को किसी काम को करने के लिए मनाते हैं, डिसुएड करके आप किसी को किसी काम को ना करने के लिए मनाते हैं। फ़र्क हुआ ना दोनों में। जैसे एक लड़का है जो पढ़ाई नहीं करता है ना, और सारा दिन जो है रील्स देखता है। कोई लड़की है सारा दिन रील्स बनाती है इंस्टाग्राम पे, आजकल चल रही है ना बीमारी। तो एक लड़का है और लड़की है, अब आप उनको मनाना चाह रहे हो पढ़ाई के लिए, तो आप परसुएड करेंगे पढ़ाई करने के लिए। और आप उनको मनाना चाह रहे हो कि भाई रील मत चला, शॉर्ट्स मत चला, तो आप डिसुएड करेंगे उसको रील्स ना बनाने के लिए। दोनों कामों में मनाया जा रहा है, एक को नेगेटिव तरीके से, एक में पॉजिटिव तरीके से। फ़र्क ये है, जब किसी को किसी काम को करने के लिए मनाओगे तो आपको वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और जब किसी को किसी काम को ना करने के लिए मनाओगे, डिसुएड करोगे, तब आपको यूज़ करना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को फ्रॉम के साथ। बहुत इजी है, एक बार क्वेश्चन देखोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। शी ट्राई टू परसुएड हर फ्रेंड्स जॉइन हर फॉर द ट्रिप। उसने कोशिश किया मनाने का अपने दोस्त को, फ्रेंड को, कि वो ज्वाइन करे उसे ट्रिप के दौरान। देखिए यहाँ पे किसी काम को करने के लिए मनाना है। उसका फ्रेंड बोल रहा है नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, उसने बोला नहीं चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो परसुएड किया ज्वाइन करने के लिए किसी काम को पॉजिटिव तरीके से। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू जॉइन हर फॉर द ट्रिप। तो जॉइन वर्ब की सही फॉर्म जो होगी वो होगी टू जॉइन इस केस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द हार्श वेदर फाइनली परसुएडेड और डिसुएडेड अस टू कंटिन्यू या फ्रॉम कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। अब यहाँ पे वर्ड भी सिलेक्ट करना है और उसकी फॉर्म भी सिलेक्ट करनी है। जो हार्श वेदर था, जो बहुत कड़ा वेदर था, मौसम था खराब मौसम, उसने आखिरकार हमें मना लिया अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए या ना कंटिन्यू करने के लिए। देखिए मौसम बहुत ख़राब है, आपकी जर्नी चल रही है, आप बीच में रुके हैं, तेज़ बारिश आ गई, अब आपके पास ऑप्शन है आगे जाना है या यहीं रुकना है। अगर वेदर हार्श होगा
तो वो वेदर आपको किस काम के लिए मनाएगा, रुकने के लिए, आगे जाने के लिए? भाई साहब वो आपको मनाएगा आगे ना जाने के लिए। तो कंटिन्यू नहीं करना है, नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, और नेगेटिव तरीके से वर्ड यूज़ होगा डिसुएड। परसुएड का कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है। तो हार्श वेदर डिसुएडेड अस, समझ पा रहे हो ना? किसी काम को ना करने के लिए मनाया है, तो डिसुएडेड अस। और कंटिन्यू के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। डिसुएड के साथ में फ्रॉम प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जब किसी काम को ना करने के लिए मनाया जाए। चलिए, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, एक बार ध्यान लगा के समझना है। फॉर्मूला आपके सामने है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास वर्क है आपका। द सेबी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस सम सेफ गार्ड्स टू परसुएड इन्वेस्टर्स टू मेक अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। सेबी प्लान कर रही है इंट्रोड्यूस करने की कुछ सेफ गार्ड्स को, कुछ सेफ्टी के मेजरमेंट्स को सेबी, ताकि वो परसुएड कर सके या डिसुएड कर सके इन्वेस्टर्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट मेक करने से, जोखिम भरी निवेश को करने से। अब आपको अपना दिमाग लगाना है और खुद से देखना है परसुएड लगेगा या डिसुएड लगेगा। सेबी क्या बोलेगी, इन्वेस्टमेंट करो या मत करो, रिस्की वाली इन्वेस्टमेंट करो या मत करो, और फिर उसके हिसाब से ही आपको वर्ब देखनी है, टू मेक लगे या फ्रॉम मेकिंग लगाया जाए। चलिए, सब लोग कोशिश करना, कमेंट्स में डालना, आपको जवाब मिल जाता है। सही गलत होता है तो वहीं कमेंट्स में आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, दो डॉक्टर किसिंजर and other senior US officials have disagreed with Mr. Bhutto's contention that the US has a commitment to rearm Pakistan। कह रहे जी, हालांकि जो किसिंजर साहब हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, आजकल बड़ी न्यूज़ में है, ये वही हेनरी किसिंजर है जिनका नाम लेकर के बताया जाता है कि जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया ढाका में। कह रहे यही हेनरी किसिंजर जो हैं और दूसरे कई US ऑफिशियल्स हैं, सीनियर जो अधिकारी हैं, वो डिसएग्री विद करते हैं, वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है मिस्टर भुट्टो की कंटेंशन से, मिस्टर भुट्टो की आर्गुमेंट से। कंटेंशन का मतलब होता है एक कॉन्ट्रेरी आर्गुमेंट, एक ऐसी दलील जो आप अपनी तरफ से पेश करते हो किसी चीज़ के खिलाफ। तो भुट्टो साहब की इस आर्गुमेंट के खिलाफ हैं, वो उससे एग्री नहीं करते हैं। और आर्गुमेंट भुट्टो जी की ये है दैट वो ये कि यूएस का एक कमिटमेंट है, यूएस का एक वादा है रीआर्म करने का पाकिस्तान को, फिर से हथियार देने का पाकिस्तान को। और कैसे? एज अ फेलो मेंबर ऑफ सेंटो, एक सेंटो के फेलो मेंबर के तौर पे। सेंटो देख लेना, एक ग्रुप होगा उस वक्त का, 70s का, गूगल में डालोगे तो आपको इस ग्रुप के बारे में पता लग जाएगा। तो कह रहा है हालांकि किसिंजर और दूसरे उनके अधिकारी ऑफिशियल जो हैं भुट्टो की इस बात से सहमत नहीं है, बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। कह रहा है वहीं पे नॉलेजेबल सोर्सेज टेल दैट मिस्टर भुट्टोज अपील्स फॉर US आर्म्स आर गेटिंग सीरियस कंसिडरेशन। बहुत सारे जो नॉलेजेबल सोर्सेज हैं, ज्ञात सोर्सेज हैं, नॉलेजेबल मतलब जिनको नॉलेज है इस पूरे मामले से जुड़े हुए, कह रहा है वो ये बताते हैं कि मिस्टर भुट्टो की जो अपील है अमेरिका के हथियारों के लिए, आर्म्स के लिए, उनको मिल रही है बहुत संगीन, बहुत सीरियस कंसीडरेशन या ख्यालात। कंसीडरेशन क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, है ना, उसको गहराई से समझते हैं। तो भुट्टो साहब की अपील्स को बड़ा गहराई से सोचा जा रहा है इन वॉशिंगटन US में। तो यहाँ सिर्फ मतलब ये नहीं है इसका कि अमेरिका मना कर रहा है, पहले डिसएग्री करता था, लेकिन अब जब भुट्टो ने सिक्किम और न्यूक्लियर वेपन्स की अपील की, तब अमेरिका जो है इस चीज़ को सीरियसली लेके भुट्टो की बात सुन रहा है। चलिए, लंबा सेंटेंस था, 2 से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के साथ में कोई भी कॉमा के बाद में कोई भी दूसरा एडवर्ब या कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा है, फिर भी सोर्सेज ने हमें बताया कि ऐसा है। ठीक है, तो 2 से सेंटेंस शुरू होगा तो हालांकि वाला मीनिंग देगा, साथ में कोई कंजंक्शन, इनफैक्ट येट लगाने की ज़रूरत भी इसके साथ में नहीं होती। डॉक्टर किसिंजर और ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव डिसएग्रीड विद, द US की वर्ब है हैज़, US हैज़ अ कमिटमेंट, नॉलेजेबल सोर्सेज की वर्ब है टेल, और मिस्टर भुट्टो की अपील्स की वर्ब है आर गेटिंग सीरियस कंसिडरेशन, है ना, आर गेटिंग इसकी वर्ब है। चलिए, कह रहा है जी दिस रन्स contrary to the assurances reportedly received by Indian ambassador here from Kissinger in recent conversations। कह रहा है ये जो बात है रन कॉन्ट्रेरी टू करती है। रन कॉन्ट्रेरी टू करना या गो अगेंस्ट होना, किसी चीज़ के खिलाफ जाना।
कह रहा है ये जो बात हमें पता लगी ना, ये बिल्कुल खिलाफ जाती है, रन कॉन्ट्रेरी टू करती है, गो अगेंस्ट करती है उन सभी भरोसेमंदियों के या वादों के या अश्योरेंसेस के जो कथित तौर पे, रिपोर्टेड तौर पे मिली हैं भारत के एम्बेसडर को, भारत के राजदूत को यहाँ पे यानी अमेरिका में, फ्रॉम डॉक्टर किसिंजर से, अमेरिका के विदेश मंत्री से, उनकी रीसेंट कॉन्वर्सेशंस में, उनकी हाल की बातचीत में। तो हमें कुछ और एश्योरेंस दी है अमेरिका ने, लेकिन भुट्टो के साथ में कुछ और बात चल रही है। और ये एश्योरेंसेस क्या थी? ये वादे इस तरह के थे, टू द इफेक्ट, देखिए टू द इफेक्ट इस फ्रेज़ का मतलब होता है कुछ इस तरह के, कुछ इस मीनिंग वाले। कह रहा है ये कुछ इस मीनिंग वाले थे, टू द इफेक्ट दैट द US हैज़ नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन आर्म्स रेस इन द सब कॉन्टिनेंट, कि US की कोई इंटेंशन ही नहीं है, US की कोई इरादा ही नहीं है इन्वॉल्व होने का, शामिल होने का एक हथियारों की जंग में, आर्म्स रेस में, दौड़ में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर। तो अमेरिका ने तो यही बोला कि ऐसा नहीं है हम पाकिस्तान को हथियार देंगे फिर आप हमसे ले लेना और हथियार, फिर हम पाकिस्तान को और हथियार देंगे, है ना, आप दोनों हथियार लेते रहना और हमारे बिकते रहेंगे। तो हमें तो ये इंश्योरेंस मिली हुई थी कुछ इस तरह की कि हथियारों की रेस में अमेरिका कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये सब बातें अमेरिका के द्वारा दी गई जो इंश्योरेंस है उसके खिलाफ जाती हैं। समझ गए? सेंटेंस लंबे हैं लेकिन आसान है, छोटे छोटे पीस करके पढ़ेंगे। दिस की वर्ब है रन्स, रन कॉन्ट्रेरी टू होना, गो अगेंस्ट होना, किसी चीज़ के खिलाफ जाना। द US की वर्ब है हैज़, US हैज़ नो इंटेंशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, डिस्कशन। टू द इफेक्ट मैंने आपको बताया, ये फ्रेज जब भी यूज़ होगा देखना ऐसे यूज़ होगा, टू द इफेक्ट दैट। इसको हिंदी में बोलते हैं इस मीनिंग के साथ, इस तात्पर्य के साथ। She sent an email to the effect that the meeting had been cancelled. उसने एक ईमेल भेजा इस तात्पर्य के साथ, इस मीनिंग के साथ में, टू द इफेक्ट दैट कि मीटिंग जो है वो कैंसिल हो चुकी थी। समझ रहे हो? ऐसे ही सेंटेंस बनेगा, टू द इफेक्ट और साथ में दैट भी इसके लगा होगा, जो भी इफेक्ट है वो दैट लगा के आपको बताना है। द मैनेजर मेड अनाउंसमेंट टू द इफेक्ट दैट देयर वुड बी सम ले ऑफ्स इन द कमिंग वीक्स। मैनेजर ने एक अनाउंसमेंट को मेक किया, एक घोषणा की, एक ऐलान किया कुछ इस तरह का या कुछ इस मीनिंग के साथ वाला कि कुछ ले ऑफ्स होंगे, कुछ नौकरियां जाएंगी आने वाले वीक्स में। ले ऑफ का मतलब होता है किसी की फायरिंग, किसी की नौकरी को ले लेना, उसको घर भेज देना। तो मैनेजर ने सीधे सीधे नहीं बोला, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट इस तरह की इस मीनिंग वाली कि आने वाले हफ्तों में कुछ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। चलिए, ये फ्रेज इस तरीके से यूज़ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये फ्रेज़ आज ही सीख लो और रोज़ इस पे सेंटेंस बनाओ, कम से कम अपने आप को इतना काबिल बना लो कि ये फ्रेज़ जहाँ दिखे, टू द इफेक्ट दैट, आप उसको देख के उसका मीनिंग कॉन्फिडेंस के साथ में निकाल सकें। चलिए बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी, मिस्टर भुट्टो हु एवर सिंस मे हैज़ बीन ट्राइंग टू यूज़ इंडियाज़ एक्सप्लोजन ऑफ एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एज एन एक्सक्यूज़ to extract arms from the US, told his American interviewer। कह रहा है भुट्टो ने, जो कि हु एवर सिंस मई से ही, एवर सिंस मतलब से ही, एवर सिंस मई मतलब मई के महीने से ही, जो मई के महीने से ही कोशिश कर रहे हैं, हैज़ बिन ट्राइंग, कि वो यूज़ करें भारत का जो एक्सप्लोजन है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस का, भारत का जो न्यूक्लियर परीक्षण है, जो टेस्ट है, उसको यूज़ करें कि एक्सक्यूज़ या बहाने के तौर पे एक्सट्रैक्ट करने का या निकलवाने का हथियारों को अमेरिका से। कह रहे हैं ये जो भुट्टो साहब हैं, जो पिछली मई से सितंबर तक यही कोशिश कर रहे हैं कि 18 मई को जो न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किया उसको एक बहाना बना लें और इसके जो है सहारे अमेरिका से कुछ हथियार एक्सट्रैक्ट कर लें, बाहर निकलवा लें, उनसे ले लें। कह रहे हैं भुट्टो ने टोल्ड किया, बताया अपने अमेरिकन इंटरव्यूअर को, वॉशिंगटन पोस्ट वाले जर्नलिस्ट को, और क्या बताया, किसिंजर ought टू कंसीडर सिक्किम व्हेन ही कम्स हियर। किसिंजर को, हेनरी किसिंजर को ज़रूरत है कि वो कंसीडर करे, वो सोचे या देखे या समझे सिक्किम के मामले को, व्हेन ही कम्स हेयर, जब वो इस्लामाबाद आता है, ठीक है ना, वो खुद से ही समझे कि सिक्किम में भारत ने क्या किया है। ही ought टू कंसीडर सिक्किम। ought टू यानी आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी काम को करने की। लॉ नहीं कहता आपको वो काम करना है, मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते हैं, वो ought लगा के आप बताएंगे। जैसे माता पिता को अपने माँ बाप की इज्जत करना, कानून में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये कुदरत का कानून है, यू ought टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो वैसे ही किसिंजर ought टू जो है कंसीडर सिक्किम। समझाना ये चाह रहा हूँ मैं, ought के बाद में हमेशा
हमेशा एक टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, ought to go, ought to come, ought to eat, ought to respect। कह रहे जी आगे क्या बोला इन्होंने, बट दिस मस्ट बी समथिंग ही डज ऑन हिज ओन। कह रहा है लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो वो करते हैं खुद अपने आप से, ऑन हिज ओन। ऑन हिज ओन मतलब वो खुद करे, ऑन माई ओन मतलब मैं खुद करूँ, अपने आप से करूँ, ऑन योर ओन मतलब आप खुद करें, अपने आप से करें। तो ये काम उसको किसिंजर को खुद ही करना है, हम उसको ज़्यादा मजबूर नहीं करेंगे, ये भुट्टो का कहना था। कह रहा है जी आई कैन नॉट कीप टेलिंग देम वट इंडियाज़ इंटेंशंस आर। मैं उनको ये बार बार नहीं बता सकता या बताता हुआ नहीं रह सकता अमेरिकन्स को, हिम, कि इंडिया की इंटेंशंस क्या हैं, इंडिया के, भारत के इरादे क्या हैं। शोइंग हिम द मैप्स, उनको दिखाते हुए मैप्स को या नक्शों को। तो बार बार नक्शे दिखा करके मैं किसिंजर को ये बताना नहीं चाहता कि भारत क्या चाहता है, क्या इंटेंशंस है। वी स्टैंड विंडिकेटेड बाय आवर एनालिसिस, हम स्टैंड करते हैं, हम खड़े हैं विंडिकेट होकर के, बाइजत बरी होकर या जस्टिफाई होकर के हमारे एनालिसिस से। जब आप विंडिकेटेड होते हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही निकलती है, कानून की अदालत में आप बाइजत बरी होते हैं, या वैसे भी कानून की अदालत ना भी हो तो आप अपनी जो बातें हैं उसको उसके ऊपर जस्टिफाई करते हैं। तो कह रहे हैं जी हम जो ये बातें सारी कर रहे हैं वो हमने हवा में नहीं की, हमारा एनालिसिस जो है उसके सहारे हम बहुत जस्टिफाइड हैं अपनी बातों में, हम स्टैंड करते हैं विंडिकेटेड होकर के, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। समझ गए ना, विंडिकेटेड मतलब एक्सोनरेटेड, एकदम जस्टिफाइड या बाइजत भरी। कह रहे जी हाफ ऑफ आवर कंट्री इज गोन, हमारा आधा देश चला गया। ये 71 की वॉर की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान है अलग हुआ। हाफ ऑफ कश्मीर इज गोन, आधा कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। दे मार्च इनटू गोवा, उन्होंने मार्च इनटू कर दिया, हमला कर दिया गोवा पे। भाई इंडिया ने पोर्चुगीज़ से लिया था ना गोवा को, हमारा ही गोवा जो पोर्चुगीज़ कब्जा के बैठे थे, हमने उनसे ले लिया था 70s में 60s में। तो ये सब बातें ये बोल रहे हैं भुट्टो। कह रहे दे हैव गॉन न्यूक्लियर, अब वो न्यूक्लियर जा चुके हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना चुके हैं। एंड नाउ दे हैव सॉल्वड अप सिक्किम, और अब उन्होंने अभी अभी सॉल्व अप भी कर लिया है, निगल भी लिया है सिक्किम नाम के इस एरिया को। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी, ये सारे काम भारत कर रहा है तो हमें बड़ा अनसेफ फील हो रहा है इस रीजन में, हमें हथियारों की ज़रूरत है। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, मेरे ख्याल से कुछ देखने वाला नहीं था, लास्ट सेंटेंसेस बहुत ईजी थे पढ़ने में। अब जल्दी से आ जाओ अपने क्विज़ पे। क्लास कैसी लगी आज की? ये पुराने आर्टिकल्स क्या है, जितनी देर इस क्लास को बनाने में लगी है ना, लगभग उतनी ही देर इस आर्टिकल को ढूंढने में भी लगी है ना। कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल हो तभी आपसे जो है डिस्कस करने का रेलेवेंस है। चलो क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दो अभी से, ताकि हर संडे हर सैटरडे कभी भी टाइम निकाल के इस क्लास को लाया जा सके। 2 कॉलम्स हैं आपके सामने, मैच करना है इनको। गैम्बिट का मीनिंग, टू द इफेक्ट का मीनिंग, विंडिकेट का मीनिंग और कंटेंशन का मीनिंग। राइट साइड में कॉलम से आप मैच करो। मान लीजिए 1 को आप डी से करना चाहें, 3 को ए से, 2 को सी से, 4 को बी से, जो भी करना चाहें। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद से ट्राई दो। चलो मैं करवाने वाला हूँ, ट्राई दे लेना खुद से। गैम्बिट का मतलब होता है पैतरेबाजी, टू द इफेक्ट मतलब इस मीनिंग के साथ, विंडिकेट होना यानी जस्टिफाई करना, एक्सोनरेट होना, किसी बात पे सही पाया जाना या बाइज्जत बरी होना। कंटेंशन का मतलब होता है दलील, जो आप अपनी दलील सामने वाले के खिलाफ रखते हैं, अपना आर्गूमेंट रखते हैं। तो कंटेंशन से जुड़ जाएगा कॉन्ट्रेरी ओपिनियन सी, विंडिकेट से जुड़ जाएगा ए यानी कि एक्सोनरेट या जस्टिफाई, टू द इफेक्ट यानी इस मीनिंग के साथ 2 से जुड़ जाएगा डी, और गैम्बिट यानी पैतरा ए 1 से जुड़ जाएगा बी। ठीक है ना, गैम्बिट यानी पैतरा, टू द इफेक्ट यानी इस मीनिंग के साथ, विंडिकेट यानी एक्सोनरेट या जस्टिफाई किसी चीज़ का सही ठहराना, और कंटेंशन यानी आपकी कॉन्ट्रेरी ओपिनियन या आपकी दलील। चलो कितने सही थे खुद से काउंट कर लो, लास्ट में अपने जो स्कोर को निकालना है अपने। अब आते हैं पैरा जंबल पे। आज मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, 4 स्टेटमेंट्स आपको दे दिए हैं, ढंग से पढ़ लोगे तो अपने आप इनका ऑर्डर बन जाएगा आपके सामने। ए बी सी डी को आप कैसे अरेंज करेंगे, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एक बार खुद से ट्राई दो इसको। चलो वीडियो को पॉज कर लो, आराम से खुद से ट्राई दो। अब मैं करवा रहा हूँ, बिना ऑप्शन के करेंगे, लॉजिकल मैनर में, ठीक है। पाकिस्तान पीएम भुट्टो आर्ग्यूज दैट इंडियाज एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम जस्टिफाइज यूएस आर्म्स एड टू पाक। पाकिस्तान के जो पीएम है भुट्टो ये आर्ग्यू करते हैं कि भारत का जो कब्जा लेने का काम है सिक्किम को,
वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है, सही ठहराता है अमेरिका की आर्म्स एड को, हथियारों की मदद को पाकिस्तान के लिए। क्योंकि इंडिया ने सिक्किम को कब्जाया, इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान को कुछ हथियार दे देने चाहिए। सेकंड में क्या बोल रहा है, वॉशिंगटन इज रिपोर्टेडली गिविंग भुट्टोस रिक्वेस्ट फॉर आर्म्स सीरियस कंसिडरेशन। वॉशिंगटन जो है कथित तौर पे, रिपोर्ट किए जाने वाले तौर पे कुछ सीरियस कंसिडरेशन दे रहा है भुट्टो की रिक्वेस्ट को, उसको अच्छे से सुनने की कोशिश कर रहा है। तीसरा कह रहा है जी, इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट एंड टेरिटोरियल मूव्स हैव बिन रिपीटेडली साइड बाय भुट्टो फॉर आर्म्स। भारत के जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं और टेरिटोरियल मूव्स हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करना और अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, एक्सपेंड करना, सिक्किम को ले लिया, गोवा को ले लिया, इन्होंने रिपीटेडली साइड किया गया है, इनको हवाला दिया गया है भुट्टो के द्वारा आर्म्स के लिए, हथियारों के लिए। चौथे में बोल रहा है कि अमेरिका का जो स्टांस है, यूएस स्टांस, वो कॉन्ट्रास्ट विद होता है, बिल्कुल उल्टा जाता है उस भरोसे या अश्योरेंस के जो भारत को अमेरिका ने दे रखी है एक आर्म्स रेस को अवॉइड करने के लिए इस रीजन में। अब इजी लग रहा होगा आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान पीएम भुट्टो और यहाँ लिखा हुआ है भुट्टो। जब भी किसी चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले फुल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखना है तो पहले आप लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा, फिर अगर नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखना है तो फिर आप खाली आरबीआई लिख के काम चला लेंगे। पता ना आपको ये बात। अगर ऐसा है तो पहले ए आएगा फिर सी आएगा। हो सकता है बीच में कोई और आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा ए के बाद में डी आ रहा हो फिर बी आ रहा हो, लेकिन सी तो ए के बाद आएगा, इतना मुझे पता लग गया। और ए और सी जो है आपस में जुड़े हुए भी हैं। कैसे जुड़े हुए हैं देखो, भुट्टो जो सिक्किम का एनेक्सेशन है उसको एक आर्गुमेंट की तरह देता है यूएस से हथियार मांगने के लिए। और सी में क्या बोल रहा है, यही जो टेरिटोरियल मूव भारत करता है ना, सिक्किम को ले लिया, जो है गोवा को, कश्मीर को, और जो न्यूक्लियर टेस्ट किए, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रही, इसको बार बार साइड किया गया है भुट्टो के द्वारा हथियारों के लिए। यहाँ पे हथियार मांगे हैं और आगे बता रहा है कि बार बार मांगे गए हैं, एक बार नहीं मांगे गए, बार बार मांगे गए हैं हथियारों के लिए, इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। तो ए और सी वैसे भी मिलते हुए दिख रहे हैं और वैसे भी मिलते हुए दिख रहे हैं, समझ गए ना। तो ए के बाद में सी आएगा और लगभग ये दोनों एक दूसरे के बाद आएंगे। अब बी और डी को देख लेते हैं। वॉशिंगटन जो है भुट्टो की रिक्वेस्ट को कुछ कंसीडरेशन दे रहा है और ये जो स्टांस है अमेरिका का, ये भारत को दिए हुए वादे के खिलाफ है। स्टांस तो पहले बताना पड़ेगा ना, फिर ही लिखोगे ना ये स्टांस हमारे खिलाफ है। स्टांस यही है, पोजीशन यही है कि वॉशिंगटन पाकिस्तान की बात सुन रहा है। तो पहले वॉशिंगटन पाकिस्तान की बात सुनेगा और फिर ये बात हमारे वादे के खिलाफ होगी, समझ गए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने जो कहा, उसने ये कहा है, और फिर मैं बोल रहा हूँ उसने जो कहा वो मेरी बात के खिलाफ है। तो पहले क्या कहा है वो बताओ, फिर बताओ कि जो कहा है वो हमारे खिलाफ कैसे है। तो बी के बाद में डी आएगा। तो टेक्निकली आपका आंसर बनना चाहिए ए सी बी डी। भुट्टो ने हथियार मांगे, भुट्टो बार बार हथियार मांगते हैं, अमेरिका भुट्टो के हथियार मांगने के बारे में जो दलील है उसको सुन भी रहा है, और जो अमेरिका ने सुनने का काम किया वो भारत को किए हुए वादे के खिलाफ है। चलो, अच्छे लेवल का था। आज बिना ऑप्शंस के करवाया तो थोड़ा और मुश्किल लगा होगा आपको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ऑप्शंस भी डाल दूंगा मैं, ताकि आप इसको है ना वैसे भी अटैम्प्ट कर पाएँ ट्रायल एंड एरर वाले मेथड से। लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप ढूंढ लोगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, इस वीडियो के नीचे जाओ और चेक करके बताना आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो फिर से एक लाइक ड्रॉप करो। हर संडे या सैटरडे में से एक दिन इस क्लास को लाने की कोशिश करेंगे। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।